Hello dear friend and welcome to my YouTube channel. In the previous section of rabies virus, we have come across a term inclusion bodies. So our today's topic is regarding the inclusion bodies. Inclusion body. In this section, we will discuss inclusion body in detail. First, we will discuss actually what is inclusion body, what are the types of inclusion body, where it can be present, and what is the importance of inclusion body in microbiology, right? So we will discuss all these things in detail. So first of all, what is inclusion body? So friends, these are virus specific intracellular globular masses. What is inclusion body? Inclusion bodies are the virus specific intracellular globular masses produced during replication of virus. And we all know that replication of virus takes place mainly in the host cell. What is inclusion body? These are virus specific intracellular globular masses produced during replication of virus in the host cell. So from the definition itself, we can find out that the inclusion body can be found in the host cell, and these are globular masses, right, found in the intracellular of the host cell, right? So this is the definition of inclusion body. So we can say inclusion body is the characteristics histological feature of virus infected cells. क्या है ये? ग्लोबुलर मासेस है, होस्ट सेल्स में प्रेजेंट होता है, जो कि रेप्लिकेशन ऑफ वायरस के बाद प्रोड्यूस होता है. सो इट्स द कैरेक्टरिस्टिक हिस्टोलॉजिकल फीचर ऑफ वायरस इन्फेक्टेड सेल्स. जो भी सेल्स वायरस से इन्फेक्ट होगा और उसमें हमें क्या मिल जाएगी? इंक्लूजन बॉडी मिल जाएगी. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर वायरस की इन्फेक्शन हुई है बाय डिमोन्स्ट्रेटिंग दैट पर्टिकुलर इंक्लूजन बॉडी, राइट? सो जो ये इंक्लूजन बॉडी होते हैं कैसे होते हैं? ये अलग अलग साइज के हो सकते हैं. तो दिस कैन बी ऑफ डिस्टिंक्ट साइज. शेप कैन बी ऑल्सो डिफरेंट. लोकेशन भी अलग अलग जगह हो सकती है. लोकेशन कहाँ होती है वो भी हम बात करेंगे. मेनली इसकी जो है लोकेशन होती है कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में हो सकती है और न्यूक्लियस में होती है, राइट? या फिर एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर इंक्लूजन बॉडी दोनों जगह पे ही मिल सकती है. साइटोप्लाज्म में भी मिल सकती है और न्यूक्लियस में भी मिल सकती है, राइट? Okay, inclusion bodies are distinct size, shape, and the location can be different, having different staining property. कुछ इंक्लूजन बॉडी को एसिडिक डाई से और कुछ को बेसिक डाई से हम लोग स्टेन कर सकते हैं. पूरी टॉपिक इन्हीं 4-5 पॉइंट में ख़त्म हो जाएगी. और हम लोग इसको डिमॉन्स्ट्रेट कैसे करते हैं? लाइट माइक्रोस्कोप में इसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं. सो फ्रेंड, व्हाट इज एक्चुअली इंक्लूजन बॉडीज? दीज आर वायरस स्पेसिफिक इंट्रासेलुलर ग्लोबुलर masses that is produced after replication of virus in the host cell, and this is the characteristic histological feature of virus infected cells. Inclusion body can be of distinct size, shape, its location can be different and having different staining properties and can be seen through light microscope, right? So friends,
चलिए तो इसकी लोकेशन की बात करते हैं कि इंक्लूजन बॉडी कहाँ कहाँ मिल सकता है। लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन हमने बताया, एक तो साइटोप्लाज्म में मिल सकता है, दूसरा न्यूक्लियस में मिल सकता है, और दोनों जगह पे भी मिल सकता है। सबसे पहला लेते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक एग्जाम्पल है जो हम लेते हैं यहाँ पे रेबीज वायरस की। रेबीज वायरस में जो इंक्लूजन बॉडी मिलती है वो उसके साइटोप्लाज्म में मिलती है। अब दूसरा न्यूक्लियस में एग्जाम्पल लेते हैं हर्पीज वायरस की। हर्पीज वायरस की। तीसरा बोथ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। एग्जाम्पल कौन सा? मीजल्स वायरस। एक चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पे, जो इंक्लूजन बॉडी साइटोप्लाज्म मिलती है वो कौन सा है? रेबीज वायरस। और रेबीज वायरस है हमारा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। और जो न्यूक्लियस में मिल रही है वो, इसका एग्जांपल हमने लिया है हर्पीज वायरस। हर्पीज वायरस क्या है? ये है डीएनए वायरस। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? एक हम नोट देकर के यहाँ पे लिखते हैं इसमें कि मेनली जो वायरस क्या होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड या फिर आरएनए वायरस होते हैं, उसकी जो इंक्लूजन बॉडी मिलेगी कहाँ पे मिलेगी? साइटोप्लाज्म में मिलेगी। और जो डीएनए वायरस होगी उसकी इंक्लूजन बॉडी कहाँ मिलेगी? न्यूक्लियस में होगी। तो यूजुअली डीएनए वायरस प्रोड्यूस इंट्रान्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडी। इंट्रान्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडी। whereas RNA virus produce इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडी। राइट। क्या हुआ कि जो डीएनए वायरस होंगे उसमें हमें इंट्रान्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडी मिलेगी, मतलब उसकी जो इंक्लूजन बॉडी मिलेगी कहाँ पे? न्यूक्लियस पे प्रेजेंट मिलेगी। और जो आरएनए वायरस होगी उसकी इंक्लूजन बॉडी साइटोप्लाज्म में मिलेगी यहाँ पे, जैसे रेबीज वायरस के केस में हमने बताया था। अब बात करते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडी की। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडी की। सबसे पहले इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडी में हमने यहाँ पे एग्जांपल दिखा है रेबीज वायरस की। तो कौन सा वायरस है? रेबीज वायरस। रेबीज वायरस के केस में जो इंक्लूजन बॉडी है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडी, उसको हम जानते हैं निगरी बॉडी के नाम से। निगरी बॉडी। In case of rabies virus, intracytoplasmic inclusion body is known as Negri body, right? तो जो भी सेल रेबीज वायरस से इन्फेक्टेड होगी उसमें जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडी मिलेगी वो निगरी बॉडी होगी। अब दूसरा, अगर वैक्सीनिया से इन्फेक्टेड होगी तो इस केस में जो हमारी इंक्लूजन बॉडी मिलती है उसको कहते हैं ग्वार्नेरी बॉडीज। अब उसके बाद में मोलस्कम कॉन्टाजियम, इसमें जो इंक्लूजन बॉडी मिलेगी इसके नाम से ही है, इसका नाम क्या? मोलस्कम बॉडीज। मोलस्कम बॉडीज। और लास्टली हम लेते हैं फाउल पॉक्स में जो इंक्लूजन बॉडी मिलेगी उसको बोलते हैं बोलिंगर बॉडीज। हमें 3-4 चीज़ तो इजीली याद रह जाएगी कि रेबीज वायरस में निगरी बॉडी मिलती है, मोलस्कम कॉन्टाजियम में मोलस्कम बॉडीज मिलती है, एंड फाउल पॉक्स में बोलिंगर बॉडीज मिलती है। ये कैसा है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडी है, मतलब इसकी इंक्लूजन बॉडी कहाँ पे मिलेगी? साइटोप्लाज्म में मिलेगी। किसके? होस्ट के साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में मिलेगी। अब उसके बाद बात करते हैं इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडी की। किसकी? इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन्स की।
इंट्रान्यूक्लियर इंक्लूजन को जो क्लासिफाई किया था, किसने किया था? क्लासिफाइड बाय कॉड्री। तो इसी के नाम से इंट्रान्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडी को क्लासिफाई कर दिया गया। सबसे पहला आया कॉड्री ए। कैसा? कॉड्री ए। ये कैसा होता है? ये होता है आपका वेरिएबल साइज। इसकी अपीयरेंस होती है ग्रेनुलर अपीयरेंस। अब इंट्रान्यूक्लियर मिलती कहाँ पे है? कैसे, कौन से वायरस में मिलती है आपका इंट्रान्यूक्लियर? सबसे पहले एग्जांपल यहाँ पे आप हर्पीस वायरस की ले सकते हैं। हर्पीस वायरस एंड येलो फीवर वायरस। इन केस में कॉड्री ए टाइप की इंट्रान्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडी मिलती है। अब दूसरी कॉड्री टाइप बी। ये क्या होता है? ये वेरिएबल साइज की होती है। ये होती है मोस्ट सर्कमस्क्राइब्ड एंड मल्टीपल। ठीक है। अब इसकी जो एग्जांपल है ये मिलती है आपको एडिनो वायरस एंड पोलियो वायरस के केस में। एडिनो वायरस एंड पोलियो वायरस के केस में क्या मिलेगी? कॉड्री टाइप बी इंक्लूजन बॉडी मिलेगी। तो हमने बात किसकी कर ली? लोकेशन की। लोकेशन कहाँ पे? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड दोनों में कौन कौन से इंक्लूजन बॉडीज मिलते हैं उसके बारे में हमने डिटेल से यहाँ पे बात कर ली। अब बात करेंगे इसके स्टेनिंग प्रॉपर्टीज की। स्टेनिंग प्रॉपर्टी क्या है कि जनरली जो होता है स्टेनिंग इंक्लूजन बॉडीज जो होते हैं मेनली क्या होते हैं? एसिडोफिलिक होगी। ये कैसी दिखेगी? पिंक कलर्ड बॉडीज, पिंक कलर की दिखती है। अब जब एसिडोफिलिक होते हैं तो स्टेन हम इसको करते हैं किससे हैं? स्टेन्ड बाय जिम्सा और इयोसिन। मिथाइलिन ब्लू stain. Generally, inclusion bodies are acidophilic that can be seen as pink colored bodies when stained by Giemsa or Eosin or methylene blue stain, right? But in case of adenovirus, where Cowdry type B inclusion body, intranuclear inclusion body can be found, the inclusion bodies are basophilic. In case of adenovirus, these are basophilic. So it is stained by hematoxylin. Right. So friends, we have talked about the size, we have talked about the shape, we have talked about the location, that it can be found in the cytoplasm and nucleus. We have talked about the staining properties, that it can be acidophilic and basophilic. Generally these are acidophilic, and in case of adenovirus it is basophilic. Now what is the use of inclusion body? What is the use of inclusion body? जैसे हमने रेबीज वायरस के केस में बताया था कि हमें जो कौन सी मिलती है, निगरी बॉडी मिलती है. अगर किसी भी पर्सन के सेल्स में हमें निगरी बॉडी मिलती है, मतलब वो पर्सन क्या है, रेबीज वायरस से इन्फेक्टेड है. तो डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दीज इंक्लूजन बॉडी कैन इंडिकेट अस द infection of that particular virus, right? So if we demonstrate intracytoplasmic Nigri body, demonstration of intracytoplasmic Nigri body can give us the presumptive diagnosis of rabies, right? In the same way,
demonstration of molluscum bodies can give the presumptive diagnosis of molluscum contagium infection, right? फाउल पॉक्स के केस में हमें वोलिंगर बॉडी मिलेगी। तो ये हमारे डायग्नोस्टिक पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निगरी इंक्लूजन बॉडी का डिमोन्स्ट्रेशन, राइट फ्रेंड्स। सो लेट्स समराइज द टॉपिक, दैट इज इंक्लूजन बॉडीज। दीज आर नथिंग बट द virus specific intracellular globular masses that are produced after replication in the host cells. These can be of distinct size. साइज के रिगार्डिंग एक बात हम और बता देते हैं कि साइज एक आइडिया लेने के लिए कि जो मोलिस्कम बॉडीज की साइज होती है, मोलिस्कम बॉडी की जो साइज होती है वेरी लार्ज इन कंपेयर टू अदर, दैट इज 20 to 30 mm। ये मोलिस्कम बॉडी की क्या है, साइज है। तो इंक्लूजन बॉडी अलग अलग साइज शेप के मिल सकते हैं। लोकेशन दो जगह मेनली, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, और साइटोप्लाज्म में भी हो सकती है, न्यूक्लियस में भी हो सकती है। डिफरेंट स्टेनिंग प्रॉपर्टीज, दैट इज एसिडोफिलिक एंड बेसोफिलिक, राइट। generally these are acidophilic, and in case of adenovirus this can be basophilic। and if we talk about the locations, according to the location, these can be of intracytoplasmic and intranuclear inclusion bodies. Intranuclear inclusion bodies was classified by Cowdery, and these may be Cowdery A and Cowdery B, right? And intracytoplasmic inclusion bodies, in case of rabies virus, it is known as Nigri body, Vaccinia, Goonadi bodies, and in case of molluscum contagium, it is known as molluscum bodies, and in case of fowl pox, it is known as Bollinger bodies. I hope you guys understand. Thank you very much.